हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A1 ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, जिस सीरीज़ में हम लोग चल रहे थे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर यानी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चल रहा था, उसी चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसमें बात करने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रियाएँ। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रियाएँ होती क्या है। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को दूसरे यौगिक का परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर देता है और स्वयं उस स्थान पर आ जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट जो होगा वह दूसरे रिएक्टेंट के पोजीशन को चेंज करके खुद उसकी जगह ले लेगा। जैसा आपके एग्जांपल में एक लिखा होगा, कॉपर सल्फेट प्लस फेरस गिव राइज टू फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर सल्फेट की फेरस से जब अभिक्रिया कराई गई तो कॉपर सल्फेट जो है उसमें से कॉपर जो है फेरस जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी फेरस जो है कॉपर को हटाकर उसकी जगह स्थान ले लेता है और कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फेट में और कॉपर अकेले हो जाता है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है जहाँ पे मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और मेथिल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहाँ पे आप देखोगे तो CH4 मेथेन का जो नॉर्मल फार्मूला, उस फार्मूले से एक हाइड्रोजन गायब है और उसकी जगह क्लोरीन ने अपना स्थान ले लिया है। तो इस तरीके से यदि कोई रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट अपना स्थान बदल कर एक स्थान छोड़कर मतलब कि एक तरीके से कहें तो रिएक्टेंट अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे का स्थान ले लेता है और वह जो एलिमेंट है वह अपना स्थान छोड़कर कहीं और स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। फ्रेंड, जैसा आपको स्क्रीन पे डिफिनेशन दिख रहा होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं किसे हैं। जैसा कि विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक एलिमेंट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा था, यहाँ पर क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसा नाम से ही कन्फर्म हो रहा है, द्विविस्थापन दो लोगों का विस्थापन होगा। वैसे इस अभिक्रिया में दो एलिमेंट्स अपने पोजीशन को चेंज करेंगे, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं कि उनके आयनों का घटकों की अदला बदली हो जाती है, जिससे दो नए यौगिक बनते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आपके स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा होगा, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव राइज टू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। आप देख रहे हो कि AgNO3 प्लस NaCl ये दो एलिमेंट हैं, इन दोनों को यदि अलग अलग तोड़ा जाए तो Ag प्लस NO3 बनेगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस बनेगा और यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। जो Cl माइनस है वो Ag प्लस के साथ जुड़ गया और Na प्लस जो है वो NO3 माइनस के साथ जुड़ गया, यानी अर्थात ये दोनों एलिमेंट अपने पोजीशन को, यानी कि एक एलिमेंट का ऋण आयन दूसरे एलिमेंट के धन आयन के साथ जुड़ गया और दूसरे आयन का धन आयन दूसरे एलिमेंट के ऋण आयन के साथ जुड़ गया और इस तरीके से ये दोनों रिएक्टेंट जो थे अपने घटक कणों की अदला बदली कर लेते हैं और जिसके कारण नया एलिमेंट बन जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रियाएं यानी डिसोसिएशन रिएक्शन। अब डिसोसिएशन रिएक्शन होता क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। जैसा आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन दिख रहा होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन करने से दो अथवा दो अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है तथा उपयुक्त कारण हटा देने से पुनः मूल पदार्थ बन जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात एक तरीके से हम यही कह रहे हैं कि जैसे एक गुब्बारा होता है, गुब्बारा पर हम बल लगाते हैं तो वो अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है और जैसे ही बल हटाते हैं तो वो अपने मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ पर हम कोई ताप दाब लगाते हैं जिसके कारण वह एक पदार्थ दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उस बल को हटा लेते हैं या उस प्रभाव को हटा लेते हैं वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं।
और ये वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ऊष्मीय वियोजन और दूसरी होती है आयनिक वियोजन। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि थर्मल डिसोसिएशन या आयनिक वियोजन कहते किसे, सॉरी ऊष्मीय वियोजन कहते किसे हैं। जैसा कि आपको वियोजन अभिक्रियाओं से पता है कि यह कोई एक पदार्थ होगा, वह एक यौगिक होगा, उस एक यौगिक को चाहे ताप, दाब या किसी अन्य प्रभाव के द्वारा हम उसे एक से अधिक भागों में वियोजित कर देंगे, लेकिन जैसे ही उस प्रभाव को हटा लेंगे तो वह वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि उसमें वियोजन कहते किसे। जब यौगिक को गर्म करने से उनके अणु दो अथवा अधिक छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और ठंडा करने पर वे फिर से मूल यौगिक के अणु बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अथवा तापीय वियोजन कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब किसी यौगिक को गर्म करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे कणों में या अणुओं में वियोजित कर देते हैं, तो इस प्रकार के वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसा आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो ये अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यदि उसे वापस ठंडा कर दिया जाए तो ये अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो ये फास्फोरस टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसे गर्म करते हैं, सॉरी ठंडा करते हैं, वापस ये आपकी प्रारंभिक अवस्था यानी PCl5 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जिसका नाम है आयनिक वियोजन। तो आइए बात करते हैं कि आयनिक वियोजन होता क्या है। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर आयनिक वियोजन की डिफिनेशन दिख रही होगी, अर्थात एक तरीके से हम कहें तो डिफिनेशन का मीन्स यही है कि आपके पास जो कंपाउंड हो, उस कंपाउंड को इस प्रकार से उसके आयनों के फॉर्म में वियोजित कर दिया जाए, यानी तोड़ दिया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिख रहा होगा NaCl है, NaCl का Na+ और Cl- टूट गया, लेकिन इसको वापस Na+ और Cl- मिलकर NaCl बनते हैं और NaCl को तोड़कर Na+ + Cl- बनाया जा सकता है। अर्थात एक तरीके से हम कह दें तो आयनिक वियोजन का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट आपके पास है या जो भी कंपाउंड आपके पास है, उस कंपाउंड को आप उसके आयनिक फॉर्म में वियोजित कर दें। इसी प्रोसेस को आयनिक वियोजन कहते हैं। केवल सिंपल सा है, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें। हमारा अगला टॉपिक जो है वह है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। तो आइए बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। मतलब क्या है? वे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसे कंप्लीट होने पर या कंप्लीट होते वक्त उसमें से ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहते हैं। जैसे कि आपके इसमें पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयुक्त होकर अमोनिया बनाता है यानी NH3 बनाता है, तो उस दौरान उससे 22,400 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहलाता है या किसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन? आइए देखते हैं डिफिनेशन से। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अर्थात एक तरीके से हम ये कहें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो कंप्लीट होते वक्त बाहर से ऊष्मा लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसा आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू नाइट्रिक ऑक्साइड। इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए 43,200 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता बाहर से पड़ती है, तब जाकर ये कंप्लीट होती है। या दूसरा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे होगा, कार्बन प्लस सल्फर गिव राइज टू कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 20,000 कैलोरी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएँ जिसे पूर्ण होने के लिए बाहर से ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है या ज़रूरत होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, ये बात याद रखिएगा, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की कुल ऊर्जा से कम होती है, यानी कि जो अभिकारक होंगे उनकी जो ऊर्जा होगी वह उत्पादों की कुल ऊर्जा से कम होती है, यानी जो उत्पाद होंगे उनकी ऊर्जा अधिक होती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या है
कि हर साल ये क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा अगला टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार को उचित मात्रा में मिलाने पर अम्ल का अम्लीय गुण समाप्त हो जाता है और क्षार का क्षारीय गुण समाप्त हो जाता है तथा वह लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब क्या है, एक दूसरी परिभाषा या दूसरी लैंग्वेज में एक परिभाषा हम और दे सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अम्ल व तथा क्षार के परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जल तथा लवण के बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स भी दिख रहे होंगे कि एक अम्ल लेंगे और एक क्षार लेंगे। अम्ल कोई भी ले सकते हैं, क्षार भी कोई भी ले सकते हैं। जैसा आपके स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा होगा कि H2SO4 प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम सल्फेट और जल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सोडियम सल्फेट जो है वो लवण है और जल तो आप जानते ही हो कि H2O जल है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे HCl ले लो, NaOH, तो NaOH प्लस HCl लेंगे आप तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O जल बनेगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले लें तो NaOH प्लस KCl ले लीजिए तो KCl प्लस NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस KOH। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर जिसका नाम है कोरिजन यानी जंग लगना। दूसरे तरीके से कहे तो इसे संक्षारण के नाम से भी जाना जाता है। आपके बुक में ये संक्षारण के नाम से ही दिया होगा। तो आइए बात करते हैं संक्षारण होता क्या है। संक्षारण का मतलब क्या है, सीधे सीधे सिंपल से लैंग्वेज में कहा जाए तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जंग लगना। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, जंग लिखा भी है काफ़ी बड़े अक्षरों में। ठीक है, जब देखिए जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब लोहे की कोई वस्तु जब नई आती है तो वह बहुत ही चमकदार होती है और बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे कुछ दिन बीतते हैं या फिर कुछ साल बीतते हैं, वैसे वैसे उसके ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। यानी एक भूरे रंग का परत चढ़ता जाता है जिसे हल्का सा पीटने पर वो झड़ने लगता है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल लोहे पे ही होता है, ये तांबे, चांदी और भी जितने भी मेटल हैं उन सभी का संक्षारण होता है, लेकिन वह इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लोहे की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इस पर संक्षारण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से दिखाई देती है। तो संक्षारण का मतलब क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। डिफिनेशन बता रहे हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तु को बहुत क्षति होती है और उसके कारण ये कमज़ोर हो जाते हैं, जिसे हम लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने से हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है, इसलिए इसे बदलने के बजाय इसकी सुरक्षा करके हम इसे कमज़ोर होने से या ख़राब होने से बचा सकते हैं। इसको बचाने के लिए क्या करना होता है, या तो फिर आप इसकी ऊपरी सतह को पॉलिश कर दीजिए पेंट से। सबसे अच्छा उपाय यही है क्योंकि सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है। तो चीप एंड बेस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे अच्छे तरीके को, क्योंकि संक्षारण की प्रक्रिया को बचाने के लिए उसको पेंट करना बहुत अति आवश्यक है और यह कार्य आप हर 2 साल 3 साल के उपरांत करते रहेंगे तो आपके लोहे की जो भी ऑब्जेक्ट है वो अधिक से अधिक दिनों तक चल पाएगी। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी और यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हाँ, और जाने से पहले आपको एक बात बता दें कि यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता